बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी शारीरिक शिक्षा और योग का मॉडल पेपर दे दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दूं, अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है ये BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस BBA BCA के चौथे सेमेस्टर में आपको शारीरिक शिक्षा और योग यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। BU झांसी यानी कि जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, MSU मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, DBRAU यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, MJPRU ठीक है महात्मा ज्योतिबा फूले जो यूनिवर्सिटी है आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी उसके बारे में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी में जो एक प्रकार से पेपर आपका आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि इस वीडियो से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक बात यहीं पर आपको और मैं बता देना चाहता हूँ, एक महासंग्राम रिवीजन क्लास मैंने बनाई है शारीरिक शिक्षा और योग की, जो कि हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा और योग का जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। BA BSc BCom फोर्थ सेमेस्टर का है, लगभग 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की श्रृंखला थी। ठीक है, और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा शारीरिक शिक्षा और योग वाली। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। प्रश्न है कि शवासन किस मुद्रा में किया जाता है, बताएं। शवासन, शव माने होता है मुर्दा, या मुर्दा जो होता है उसी को शव कहते हैं, मनुष्य की लाश को शव कहा जाता है। तो शवासन जो होता है लेट करके किया जाता है, पीठ के बल लेट करके किया जाने वाला आसन है शवासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्षय अथवा दमा रोग के रोग में लाभदायक, यानी क्षय रोग मतलब TB होता है, दमा यानी अस्थमा जिसको कहते हैं, दमा या क्षय रोग में जो लाभदायक होता है आसन वो कौन सा होता है। तो वज्रासन जो होता है क्षय रोग और दमा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और वज्रासन की एक और खासियत है, खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है, तो वज्रासन ही किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। भगवत गीता की अगर बात की है तो ये महाभारत का एक भाग है। महाभारत में, चूंकि महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। ठीक है, महाभारत के लेखक कौन है, व्यास जी हैं। मनुस्मृति को मनु ने लिखा है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है महाकाव्य है, और रामायण जो है ये वाल्मीकि जी का महाकाव्य है, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भगवत गीता बेसिकली कर्म सिद्धांत पर आधारित है, कर्म योग पर आधारित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंदों से कहा है भगवत गीता कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, इसके अलावा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्ममः, ये सब भगवत गीता के ही जो एक प्रकार के श्लोक हैं। ठीक है, तो ये महाभारत जो है ये भी मतलब ये पर्वों में बटा हुआ, किसमें बटा हुआ है, पर्व में। जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है, ऐसे महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। तो इसमें जो भीष्म नाम का पर्व है महाभारत में, कौन सा पर्व है, एक भीष्म पर्व है। उसी भीष्म पर्व में महाभारत जो है वो संकलित है, मतलब कि महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख हुआ है। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंदों से निकली है, और इसीलिए इसको गीता कहा जाता है। गीता माने गे पद में गाया गया है, किसके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है। कैसे कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्ममः, इस तरीके से गाया गया है। ठीक है, तो ये भगवत गीता है। गीता इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली है और गे पद में है, इसलिए इसको गीता कहा जाता है। और इसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय है। अर्जुन को एक प्रकार से इसको सुनाया था किसने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये महाभारत से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बेसिकली शीतलता प्रदान करने वाली एक प्रकार से एक प्राणायाम होता है। तो इसको ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म माने जब गर्मी वाला समय आता है तब, यानी इस समय आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्मी तो प्रचंड पड़ रही है भैया, इससे पहले पिछले 80 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो ऐसी गर्मी नहीं हुई है, न्यूज वगैरह में ऐसा बताया जा रहा है। और मेरे हिसाब से भी लगभग मैं
जब से एक प्रकार से थोड़ा सा होशियार हूँ तब से मैं देख रहा हूँ तो इतनी गर्मी नहीं हुई है जितनी अब की बार हो रही। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई सभी लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों की खूब कटाई हो रही है। भारत में जो जंगल का एक प्रकार से परसेंटेज है वो लगातार गिरता जा रहा है और लगातार शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है। सभी लोग गाड़ी से चल रहे हैं, सभी लोग एसी फेसी लगवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो शीतली प्राणायाम शरद ऋतु में मतलब सॉरी ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंत्र संबंधी रोगों को दूर करने के लिए लाभप्रद आसन कौन सा है, फटाफट से आप बताएंगे। आंत से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए गर्भासन जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं, अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 8 भाग अष्टांग योग के कौन कौन से होते हैं, जरा ये भी जान लें। अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग पहला होता है आपका यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है आपका ध्यान, सातवां धारणा और आठवां समाधि। तो यह धारणा छठे पर और सातवें पर, मतलब कि दोनों में से कोई उसमें आगे पीछे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो 8 अंग होते हैं, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 8 अंग हैं योग के। आगे देखेंगे हठ योग किन 2 शक्तियों का परस्पर मिलन होता है। तो हठ योग की अगर बात करें तो हठ योग जो होता है धनात्मक शक्ति को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, और दूसरी होती है ऋणात्मक शक्ति जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो ये धनात्मक शक्ति यानी सूर्य नाड़ी और ऋणात्मक शक्ति चंद्र नाड़ी दोनों का परस्पर मिलन होता है, कौन, हठ योग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं, हठ योग के अविभाज्य तत्व कौन से हैं, मन का नियंत्रण बिल्कुल अविभाज्य तत्व हैं, प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण और नियमन ये भी एक प्रकार से हठ योग के अभिजात तत्व में शामिल है। आसन यानी शारीरिक मुद्राओं को आसन कहते हैं। तो मन का नियंत्रण, प्राणायाम और आसन ये तीनों जो हैं हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को क्या कहते हैं। शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर की विशेष मुद्रा में मतलब शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को आसन कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अच्छा प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार मतलब होता है कि इंद्रियों को अपने बस में किया जाए, इंद्रियों पर कंट्रोल। इंद्रिय कितनी होती है, 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी, पहला होता है आपका त्वचा, दूसरा है आंख, तीसरा है कान, चौथा है नाक और पांचवा आपका होता है जीभ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आसन करने का व्यक्ति पर जो है व्यक्ति के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं, व्यक्ति की मानसिक कमियां भी दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है। तो ये सभी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर आसन करने से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आसन किस मुद्रा में किया जाता है। आसन किस मुद्रा में किया जाता है भैया, आसन की अगर बात की जाए तो आसन जो है आप बैठ करके, खड़े होकर के, लेट कर, कैसे भी आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है, बताएं, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है, ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में होती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है या कथन किसका है। प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है या कथन मतलब कि कैसा है ये कथन। तो प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है या कथन असत्य है, ऐसा नहीं है, प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन से, प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि करता है, क्या करता है, तो प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि करता है, यह कथन भी असत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणायाम नालिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से सुस्ती हटाता है, यह कथन कैसा है। प्राणायाम जो होता है नालिकाओं के पथ को साफ करता है और सुस्ती हटाता है, बिल्कुल यह कथन सत्य है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणायाम श्वास नालिका में जमे कफ को हटाता है, यह कथन किसका है, बताइए, मतलब यह कथन कैसा है। तो प्राणायाम नालिकाओं के पथ मतलब प्राणायाम श्वास नालिका में जमे कफ को हटाता है, बिल्कुल सत्य है। प्राणायाम दमे के उपचार का प्राकृतिक साधन है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन, मानसिक खेल, व्याख्यान आदि किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि हैं। तो वाद विवाद करना, रचनात्मक लेखन करना,
मानसिक खेल और व्याख्यान वगैरह, ये सब एक प्रकार से साक्षर गतिविधि होती हैं, साक्षर गतिविधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है? बताएं, मनोरंजनात्मक क्रिया कौन सी नहीं है? तो शिक्षण जो है मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है, बाकी संगीत, गाना और खेल ये मनोरंजनात्मक क्रियाएं हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मनोरंजन के आधुनिक साधन है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में क्या है भाई? मनोरंजन के आधुनिक साधन में आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब मनोरंजन के आधुनिक साधन है। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का क्या प्रभाव होता है? व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक समानता, मानसिक विकास और कार्य कुशलता में वृद्धि। व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का ये सभी प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियों में सिनेमा हॉल हो गया, प्रदर्शनियां तमाम लगती हैं वो सब, और सर्कस वगैरह जो होते हैं ये सब मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां होती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है। मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है ज्ञान का विकास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, व्यक्ति के द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो व्यक्ति के द्वारा निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए किया गया कार्य जो होता है मनोरंजन कहलाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारंपरिक मनोरंजन क्रियाएं जैसे लुका छिपी, बिल्ली आई चूहा भाग, ये खेल होता है बिल्ली आई चूहा भाग, ठीक है। आई स्पाइस, आई स्पाइस समझते हैं, जो लुका लुकान होती है उसी को आई स्पाइस कहा जाता है। तो ये सब खेल जो थे बिल्ली आई चूहा भाग, लुका छिपी, ये सब इस किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि के अंतर्गत आती हैं? तो ये सब आपकी खेल कूद गतिविधि हैं मनोरंजन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का। बचपन में आप लोग खेलते होंगे ऐसा। अगला प्रश्न मतलब खेले होंगे। अगला क्वेश्चन से, समुदाय के लोगों की रुचि के अनुरूप गतिविधियों का आयोजन करना, जैसे पिकनिक, नृत्य करना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बंधवाना, लोक नृत्य, नौटंकी वगैरह, ये सब किस प्रकार के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब निजी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड्स, स्काउट एंड गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस आदि कार्यक्रम किस मनोरंजन के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब स्वयंसेवी अभिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयंसेवी अभिकरण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप देखें राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी, ये सब कैसे स्वयंसेवी अभिकरण है। एक बात और ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की मिलेंगी, और कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर आपको सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि पेपर आपका जो है पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे जो मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, तो कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया, तो आप जाकर के अभी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, मनोरंजन ब्यूरो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान सेवा, मनोरंजन ब्यूरो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, खेल और युवा कार्यक्रम विभाग, ये सब शासकीय अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मनोरंजन से संबंधित नहीं है? कौन सा अभिकरण मनोरंजन से संबंधित नहीं भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो स्वास्थ्य अभिकरण जो है मनोरंजन से रिलेटेड नहीं है, बाकी स्वयंसेवी अभिकरण, व्यापारिक अभिकरण और शासकीय अभिकरण ये मनोरंजन से संबंधित हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शहर के क्लब जिनमें खास करके बैडमिंटन, शतरंज, बिलियर्ड्स, तैराकी की सुविधा ये सब होती है, वह किस प्रकार के मनोरंजन के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो उसको व्यापारिक मनोरंजन का अभिकरण बोला जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखिएगा। प्रश्न है, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि, देखिए बीएमआई विधि जो होती है, बीएमआई बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं, तो इसके द्वारा मोटापे का मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण क्या है?
मोटापे का मुख्य कारण होता है कौन सा कारण होता है? अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन जब आप करते हैं तो आप अधिक मोटे होते हैं। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होने से होने वाला रोग। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता, वसा माने जो फैटी चीज़ें होती, फैट को वसा कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में वसा कहते हैं, फैट वसा हिंदी में वसा और अंग्रेजी में फैट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा देता है शरीर को, वसा भी ऊर्जा देती है, लेकिन वसा शरीर की जो एक प्रकार से मांस है उसको बढ़ाती है बेसिकली, यानी कि फैटी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि जो बोलते हैं ऑयली पदार्थ होते हैं वो वसा होते हैं। और गेहूँ चावल में जो मिलता है खास करके वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इनके अधिकता से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मोटापे का मुख्य कारण क्या है? भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम या कम शारीरिक परिश्रम। बिल्कुल ये तीनों हो सकते हैं। भोजन संबंधी आदतें अगर आपकी कैसी हैं उसके मोटापे का कारण हो सकता है वंशानुक्रम, और शारीरिक श्रम कम अगर आप करेंगे तो इससे दिक्कत होगी। डी ऑप्शन, मतलब मोटाई हो जाएंगे आप। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बताएं। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अत्यधिक भार में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए? कम कैलोरी युक्त आहार होना चाहिए। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है, बताएं। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ ले सकता है भैया? देखिए, नींबू की शिकंजी ले सकता है मोटापे से ग्रसित व्यक्ति, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकता है, सपरेटा दूध भी ले सकता है। डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी चीजें ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए? मोटे व्यक्ति के आहार में फल, सब्जियां और सलाद एवं तरल पदार्थ होने चाहिए। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है? किसने कहा कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है? तो एस मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मैकेंजी ने कहा था, एस मैकेंजी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल एथेंस काल को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, वह है। तो देखें, शारीरिक शिक्षा के द्वारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक इन तीनों शक्तियों का विकास होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है शिक्षा संस्थाओं का। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का किसका? शिक्षा संस्थाओं का अभिन्न अंग है शारीरिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षा मंत्रालय में खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? तो शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1958 में हुई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं इराज अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहते हैं? भारत में बताएं, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? H.C. बक को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा भाई? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तालबद्ध नहीं है? कौन सी क्रिया तालबद्ध नहीं है? देखें, पीटी, डंबल और लेजियम ये तालबद्ध प्रक्रियाएं हैं, जबकि जूडो तालबद्ध प्रक्रिया नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र है। शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है, विस्तृत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के विषय में क्या सम्मिलित है? शारीरिक शिक्षा के विषय में खेलकूद संबंधी क्रियाएं, आत्मरक्षा संबंधी क्रियाएं और स्वास्थ्य शिक्षा ये तीनों संकलित हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के विषय के क्षेत्र में एक अंग है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र का एक अंग है? तो वृद्धि और विकास, खेल विज्ञान, खेलकूद संबंधी क्रियाएं ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है स्वस्थ शरीर में निवास करता है? इसको कहा था किसने? अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
किसने कहा कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था इसको। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है और मानसिक व शारीरिक कमजोरी दूर होती है? बताएं, निम्न में से किसके द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है और शारीरिक और मानसिक जो कमजोरी होती है वो दूर होती है? तो ये आसन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है। लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा है भैया? मेरुदंड आसन जो है लेट करके किया जाने वाला आसन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वज्रासन जो होता है इसको डायमंड आसन भी कहते हैं। ठीक है, थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है वज्रासन को। खाना खाने के बाद में वज्रासन ही किया जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कोणासन किस प्रकार किया जाता है? तो कोणासन जो होता है वो खड़े होकर के किया जाता है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं, खड़े होकर के और बैठ करके आसन जो किए जाते हैं वो एक प्रकार से कई प्रकार के आसन हैं। जो कुछ आसन हैं जो खड़े होकर के किए जाते हैं, कुछ बैठ कर, कुछ लेट कर, कुछ पीठ के बल खड़े होकर के, मतलब पेट के बल लेट करके किए जाते हैं, कुछ जो है पेट के बल, कुछ पीठ के बल। तो ये एक प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आसन क्या होते हैं? हमारी मांसपेशियां बलवान होती है आसनों से, शरीर में लोच बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, रोगों से मुक्ति सुनिश्चित होती है, संतुलित व्यक्ति का विकास होता है, मस्तिष्क अनुशासित बनता है। देखिए, आसन जो है, कोणासन की अगर बात की जाए तो कोणासन जो होता है वो किस प्रकार का आसन है भैया? कोणासन कैसा आसन है बताएं? तो कोणासन आपका जो है खड़े होकर के किया जाता है। तो खड़े होकर के किया जाने वाला आसन जो है कोणासन है। इसके अलावा वज्रासन है, ताड़ासन है, चक्रासन है, पाद हस्तासन है, अर्ध हस्तासन है, ये सब आपके अर्धचंद्रासन है, ये सब खड़े होकर के किए जाते हैं। पेट के बल लेट करके किया जाता है मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन। ठीक है, पीठ के बल लेट करके किया जाता है अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन। इसके अलावा पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब आपके पीठ के बल लेट करके किया जाता है। बैठकर में जो बैठ कर किया जाता है आसन, उसमें आपका पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, ये सब शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, शीतली प्राणायाम के द्वारा क्या कम होता है? पेट की जलन, पसीना या पेट की गर्मी? तो शीतली प्राणायाम के द्वारा ये सभी कम होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूर्छा प्राणायाम द्वारा दूर होता है। मूर्छा प्राणायाम के द्वारा चिंता दूर होती है, भय दूर होता है और तनाव भी दूर होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उज्जाई शब्द का क्या अर्थ होता है? उज्जाई शब्द का मतलब होता है विजयी या जीतने वाला। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लाविनी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? तो प्लाविनी प्राणायाम जो होता है ये आप जो है खड़े होकर के, लेट कर, बैठ कर, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न, भारत का प्राचीन विज्ञान प्राचीन विज्ञान आपका योग है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मूर्छा प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? बताएं, मूर्छा प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? मूर्छा प्राणायाम को षटमुखी मुद्रा भी कहा जाता है। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु मुद्राभ्यास को और किस नाम से जाना जाता है? वायु मुद्राभ्यास को वायु शासन मुद्रा भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वायु मुद्राभ्यास को मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मृत संजीवनी मुद्रा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इनमें से कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? देखिए, अभिप्रेरणा, संकल्प और अभिरुचियां, ये तीनों शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना पैदा करना, गति देना और दबाव डालना, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिकूलन प्रक्रिया को करना चाहिए। प्रतिकूलन प्रक्रिया को प्रतियोगिता से पूर्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता निम्नलिखित खिलाड़ी को होती है। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है मैराथन धावक को होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का आयाम है। व्यक्तित्व के आयाम में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों आयाम शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? देखिए, सहनशीलता, ताकत और गति, ये सब फिजिकल फिटनेस। देखिए, फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? फिजिकल फिटनेस में सहनशीलता, ताकत और गति तीनों शामिल है, कूदना नहीं शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका अनुचित खान पान, नियमित अभ्यास का अभाव और उचित निद्रा और आराम का अभाव,
ये शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? तो मोटे व्यक्ति को आहार में वसा युक्त पदार्थ या वसा नहीं लेनी चाहिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य आयु के अधिकतर लोगों का बढ़ जाता है, मतलब मध्य आयु में अधिकतर लोगों का बढ़ जाता है क्या? मोटापा बढ़ जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोटापे का कारण नहीं है। देखिए, आयु और लिंग मोटापे का कारण है। आर्थिक स्तर भी होता है। अधिक भोजन संग्रहण मतलब ग्रहण करना, ये भी मोटापे का कारण होता है। धर्म मोटापे का कारण नहीं होता है कि भाई मुसलमान बहुत मोटे होते हैं, हिंदू बहुत पतले होते हैं, या सिख जो है बहुत मोटे होते हैं और हिंदू बहुत मोटे होते हैं, ये धर्म के लोग बहुत मोटे होते हैं, ये धर्म के लोग बहुत पतले होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो धर्म इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगला प्रश्न, मोटापे का कारण है, बताएं। मोटापे का कारण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मोटापे का कारण क्या है इनमें से? भोजन संबंधी आदतें, कम शारीरिक श्रम और वंशानुक्रमण, ये तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक अधिक लेने चाहिए। फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए? बताएं, कितनी कैलोरी कम लेना चाहिए? तो मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए? तो 1000 कैलोरी का भोजन लेना चाहिए, उससे कम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापे का कारण है। मोटापे का क्या कारण है भैया? अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करना और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव, यानी अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आप मोटे हो जाएंगे। सी ऑप्शन। शारीरिक भार में वृद्धि तथा मोटापा आने का कारण है। शारीरिक भार में वृद्धि और मोटापा आने का कारण है ऊर्जा की अधिक पूर्ति और न्यून शारीरिक क्रियाशीलता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है, किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएं, किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपील पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2014 से 21 जून को योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, 2014। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा है? संपूर्ण कैलेंडर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है आपका 21 जून, इसीलिए इसको मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 21 जून को योगा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं? कुछ विशेष हस्त मुद्राएं जो है लगभग 10 हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन को माना जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है भैया? योग से 6 शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम मतलब कि कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। किसने कहा? तो ये कथन कहा था भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घेरंड संहिता की रचना कब की गई? घेरंड संहिता की रचना कब की गई भैया? तो घेरंड संहिता की रचना करी गई है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मतलब 1650 के बाद। हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें से एक है घेरंड संहिता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1947 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? तो 1947 से पहले भारत में जो है 4 शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ओके, परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, जो हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? एक हो गई घेरंड संहिता, घेरंड मुनि उसके रचयिता हैं। इसके अलावा दूसरी है आपकी शिव संहिता, तीसरी है हठ योग प्रदीपिका। ये 3 ग्रंथ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है? बताएं, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है? इलिच महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो इलिच महोदय हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दमनकारी संस्थाएं कहा है? तो इलिच महोदय ने ही कहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अभिकरण है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अभिकरण है। अगला प्रश्न, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकरण है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने का एक प्रमुख अभिकरण है, बिल्कुल। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता मतलब शिक्षा क्या है, सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने का एक अभिकरण, प्रमुख अभिकरण है, बिल्कुल है, सत्य है कथन भी, ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न, विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय औपचारिक संगठन है, बिल्कुल ये तीनों औपचारिक संगठन ही है, सत्य है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक शिक्षा से इन सभी क्षमताओं का विकास होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन पुस्तक को लिखा है AR वैमैन ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, दी न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। दी न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस डी वुड और R कैसिडी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को लिखा है जॉन डीबी ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई, 1920 में की गई, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे HC बक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई। भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई, तो भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में बनाई गई, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, बताएं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है कि निम्न में से नास्तिक दर्शन कौन से हैं। नास्तिक दर्शन कौन से भैया, देखिए चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये सब नास्तिक दर्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं। आत्मा की बेसिकली 4 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, जिनमें पहला है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्त अवस्था और चौथी होती है तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं आत्मा की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है। प्रकृति के अनुसार भोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक भोजन, जो ब्राह्मण लोग, जो ऋषि मुनि लोग करते हैं। एक होता है राजसिक भोजन, जिसको खास करके राजा महाराजा लोग खाते पीते हैं। एक तामसिक भोजन होता है, जिसको राक्षस लोग खाते हैं, ठीक है, मांस वगैरह वाला जो भोजन होता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी भोजन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग बाधक तत्व क्या है। निम्न में से योग बाधक तत्व, इनमें देखें, आडंबरयुक्त बातें और मानसिक चंचलता, ये दोनों योग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है, योग परम शक्ति, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन महर्षि पतंजलि का है, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है कि कर्म गीता मतलब कर्म मार्ग गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, किसने कहा। कर्म मार्ग जो है गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ये कृष्ण भगवान ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था। अगला प्रश्न, योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का क्या उद्देश्य है। योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धता के लिए और व्यक्तित्व को संतुलित करने रखने के लिए, दोनों के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, बताएं। संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति जो हुई है वो विद धातु से हुई है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वेद के कितने तकनीकी विषय हैं। वेद के 6 तकनीकी विषय हैं, जिनको वेदांग कहा जाता है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए। योग करने का स्थान स्वच्छ, समतल और शांत होना चाहिए, डी ऑप्शन, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है।
कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो होता है तैराकी लोग जो होते हैं, जो तैराक होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तैराकों में होता है, ठीक है, तैराक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? तो सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? बताएं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो ग्लाइकोजन के होने से देर तक नहीं थकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? बताएं। कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? विलियम जेम्स ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है? सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है? तो जो है ट्रेडमिल का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? बताएं। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था भैया? तो अभ्यास के नियम का आविष्कार थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को तकनीकी कौशल कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी अंग है, बताएं। शक्ति का, गति का, या सहन शक्ति का, या विस्फोटक शक्ति का? तो प्रतिक्रिया योग्यता ये गति का अंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? तो इंटरवल ट्रेनिंग का प्रयोग जो होता है वो सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस के विकासशील के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति यानी स्ट्रेंथ और गति यानी स्पीड में संयोजन को क्या कहते हैं? बताएं। शक्ति और गति के संयोजन को क्या कहते हैं? उसको विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता, मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता को एजिलिटी बोलते हैं, चपलता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सपलनेस, सपलनेस को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सपलनेस को दूसरे शब्दों में फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, लचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी का प्रयोग करने के लिए, विश्वसनीयता का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया? तो 1963 में खोला गया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो बताएं किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया? तो 1959 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। भारत के केंद्रों के कारण से, भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ, बताएं। तो भारत के केंद्रों के कारण से भारत में खेलों का विकास हुआ, दंड बैठक का, लोक नृत्य का, कबड्डी का, खो खो का, कुश्ती, लाठी चलाना, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था, बताएं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था, तो स्वदेशी खेलों पर ध्यान दिया जाता था। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देशी क्रियाकलापों को ज़्यादा व्यापक और आकर्षक बनाने के क्रम में अमरावती के HBP मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया था। वो कबड्डी के लिए भी था, खो खो के लिए और आटी पारिया, इन तीनों के लिए था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? बताएं। भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई 1882 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो उसको 4 भागों में आप बांट सकते हैं यूनान के इतिहास को। पहला है स्पार्टन युग, दूसरा है प्रारंभिक एथेनियन युग, तीसरा है होमेरिक युग, चौथा है स्वर्णकाल। अगला क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होता है मैदान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शरीर के अंगों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा जो होती है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखें
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है, बताएं। सकारात्मक जीवन शैली का अंग कौन सा नहीं है? देखिए, उचित भोजन ये सकारात्मक जीवन शैली का अंग है। पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का कम प्रयोग ये भी है। कम निद्रा लेना ये सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान जीवन शैली संबंधित है। वर्तमान जीवन शैली जो है वो मशीनीकरण से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सकारात्मक जीवन शैली सहायक है। सकारात्मक जीवन शैली रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, विकृतियों से बचने की में और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक है। तो सकारात्मक जीवन शैली इन सभी में सहायक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए? तो भोजन में शर्करा, स्टार्च और वसा की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर का भार आवश्यकता से 10% अगर अधिक बढ़ जाता है, शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसी को अत्यधिक भार बोलते हैं, अधिक भार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शरीर का भार अगर आवश्यकता से 20% बढ़ जाए तो उसको मोटापा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से क्या होता है? तो अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से मोटापा बढ़ता है। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है। फेफड़ों की क्षमता को इस पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है, बताएं। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोटापे के किस रोग की संभावना बढ़ जाती है मोटापे से? तो मोटापे से घुटनों का दर्द, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारी बढ़ जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्न्याशय से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलएसडी का पूरा नाम क्या है? एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोटापे के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है बीएमआर को, और बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmG मतलब mmHg होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा करके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखता है? तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई, बताएं। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई है, ध्यान रखेंगे। कब हुई? 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब? 1950 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन से, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है, बताएं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को जो है हुतुतु कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, गुड्डू जो है दक्षिण भारत में और श्रीलंका में गुड्डू कहते हैं। थाईलैंड में कबड्डी को थेचू कहते हैं। ठीक है, हुडुडू बांग्लादेश में कहते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 12 खिलाड़ी जो होते हैं एक टीम में होते हैं कबड्डी में, जिनमें से 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, बाकी 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं। अगला प्रश्न, कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है? तो कबड्डी के मैदान का आकार जो होता है आयताकार होता है, 13 गुणे 14 यानी 13 मीटर लंबाई और मतलब 13 गुणे 14 मीटर का, मतलब कि 13 गुणे 10 मीटर का आकार का आयत बनता है, उसी में कबड्डी होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? तो खो खो मैच की एक मिनट की, मतलब कि एक पारी जो होती है वो लगभग आपकी 9 मिनट के आसपास की होती है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पारी एक प्रकार से 9 मिनट की होती है। अगला क्वेश्चन है एक टीम की, बाकी 2 पारियां मतलब 4 पारियां। खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? खो खो के मैदान का आकार होता है जो है आयताकार होता है। 27 या 28 मतलब कि 27 गुणे 16 या फिर 28 गुणे 16, कहीं पर दोनों मिले तो दोनों का मतलब ये लगभग 27 28 गुणे 16 आयताकार बनता है। ये आयत 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा।
अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का जो समय होता है वो 30 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो बक लाइन की अगर बात की जाए तो बक लाइन जो है किससे संबंधित है भैया, बक लाइन जो शब्दावली है ये कबड्डी से रिलेटेड है। बक लाइन, मार्च लाइन, ठीक है, एक मिनट, बक लाइन, मार्च लाइन और इसके अलावा बैटिंग ब्लॉक, ये सब कबड्डी से रिलेटेड है शब्दावलियाँ। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ यानी लाबी की चौड़ाई होती है। लाबी की चौड़ाई कितनी होती है, 5 मीटर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो टीम में, जिनमें से 3 खिलाड़ी मतलब कि 3 खिलाड़ी, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं और 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। तो 192 देशों ने मनाया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। योग शब्द का क्या अर्थ है, योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन शामिल हैं। तो 12 आसन शामिल हैं सूर्य नमस्कार में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। समाधि है, समाधि क्या है भैया, समाधि जो होती तन्मय अवस्था या परम आनंद की अवस्था होती समाधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है। प्राणायाम जो होता है वो श्वसन के नियंत्रण का एक अभ्यास होता है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वेद योग के तत्वों के बारे में बताता है। तो योग के तत्वों के बारे में ऋग्वेद बताता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वज्रासन कब किया जाता है। वज्रासन जो है ये खाना खाने के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। एरोबिक व्यायाम मजबूत करता है, एरोबिक व्यायाम मजबूत करता है आपके शरीर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पद्मासन का दूसरा नाम क्या है। पद्मासन का दूसरा नाम है कमल आसन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध वगैरह जो आसन पर बैठे रहते हैं हमेशा, या ऋषि मुनि, वो सब पद्मासन ही करते हैं। पद्मासन में ही तपस्या वगैरह करी जाती है। ताड़ासन की अवस्था है, ताड़ासन की अवस्था होती है खड़ी, खड़े होकर के किए जाने वाले आसन है ताड़ासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शीर्षासन के लिए उपयोगी है, शीर्षासन के लिए उपयोगी क्या है, शीर्षासन जो है वो आंखों के लिए उपयोगी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पूरक का क्या अर्थ है बताएं। पूरक का अर्थ है श्वास जो है, पूरक का अर्थ है, पूरक का मतलब जानते हैं क्या होता है। पूरक का मतलब होता है, देखिए श्वास माने होता है श्वास को अंदर लेना, प्रश्वास माने होता है छोड़ना उसको, ठीक है। तो पूरक का मतलब क्या होता है, श्वास को खींचना। और रेचक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, ठीक है। पूरक का मतलब होता है सांस अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोक करके रखना, ठीक है। ये 3 चीजें जो हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, ये तीनों क्या हैं, तीनों ये प्राणायाम के भाग हैं, ध्यान रखेंगे। तो पूरक का अर्थ क्या होता है, श्वास से, श्वास माने श्वास को लेने से तात्पर्य है, प्रश्वास श्वास को छोड़ने से तात्पर्य है, ठीक है। मयूरासन की अवस्था होती है, मयूरासन की अवस्था जो होती है वो मोर जैसी होती है, मयूर आसन जो है मोर जैसा होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पूरक संबंधित है, पूरक किससे संबंधित है भैया, पूरक जो है प्राणायाम से रिलेटेड है। पूरक में क्या होता है, पूरक में आप जो है सांस को अंदर खींचते हो तो पूरक होता है, सांस को बाहर निकालते हैं तो आपका वो रेचक हो जाता है, सांस को अंदर रोकते हैं तो उसको कुंभक कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरक संबंधित है किससे, पूरक संबंधित है प्राणायाम से। व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल, सी ऑप्शन। योग में रेचक का क्या अर्थ है, योग में रेचक का मतलब होता है प्राश्वास, ठीक है। रेचक मतलब होता है प्राश्वास, प्राश्वास मतलब क्या होता है, शरीर से हवा को बाहर निकालना, प्रश्वास कहलाता है, यानी कि उसी को रेचक कहते हैं। योग मुद्रा है इनमें से बताएं, योग मुद्रा है खेल, आसन, प्राणायाम, षटकर्म या क्या है। योग मुद्रा आसन होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है। प्राचीन भारतीय खेल में देखें, कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है, हॉकी। तो हॉकी ही प्राचीन भारतीय खेल नहीं है, हॉकी जो है प्राचीन भारतीय खेल नहीं है, हॉकी आधुनिक है। कुश्ती, गिल्ली डंडा, ये सब प्राचीन है। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, हॉकी है। अगला प्रश्न, पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंडोर पारंपरिक खेल बताएं। इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है। तो इंडोर पारंपरिक जो खेल है
वो आपका जो है कौन सा होता है? देखिए गिल्ली डंडा बाहर होता है, मतलब ये आउटडोर है। कुश्ती कंचा और गिल्ली डंडा ये सब आउटडोर प्रारंभिक खेल हैं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इंडोर पारंपरिक खेल इनमें से कोई नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। अच्छा, इंडोर होता क्या है? यानी कि दरवाजे के अंदर खेले जाने वाला गेम, जैसे शतरंज हो गया, ताश हो गया, कैरम हो गया, ये सब आप खेलते हैं घर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंचे कंचे के खेल की क्या विशेषता है? कंचे के खेल की विशेषता है कि इसमें समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होती है, मितव्ययी यानी कम खर्चीला होता है, कोई निश्चित नियम इसमें नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है, बताएं। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुट्टा क्या है? गुट्टा या गुट्टी, गिट्टा, गिट्टे, कुछ भी जब आप बोलते हैं। गुट्टा एक आम भारतीय पारंपरिक खेल है, 5 गिट्टी होती है और उसको उलझार करके खेला जाता है, ऊपर लुका करके लोका जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय मनोरंजन नीति कब बनाई गई थी? 1984 में। राष्ट्रीय मनोरंजन नीति जो बनाई गई है 1991 में बनाई गई, लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई, तो 1984 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण है, मतलब पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, कम संसाधनों में पूर्ण मनोरंजन करते हैं और सामाजिकरण में सहायता करते हैं। इसका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त, तो सभी राइट आंसर होगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन किसका है? तो योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कपाल भाती है, कपाल भाती क्या है भैया? कपाल भाती एक प्राणायाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान है नियम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम एक है, अनुलोम विलोम क्या है? योग प्राणायाम है अनुलोम विलोम, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन वो होता है आपका वज्रासन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अष्टांग योग में नियम का स्थान कौन सा है? अष्टांग योग में नियम जो है दूसरे नंबर पर आता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तान आसन लेट कर किया जाने वाला आसन है? नहीं, पश्चिमोत्तान आसन लेट कर के नहीं किया जाता है। पश्चिमोत्तान आसन की अगर बात की जाए तो ये कैसा किया जाता है भैया? पश्चिमोत्तान आसन खड़े होकर के, मतलब सॉरी बैठ कर किया जाता है, पश्चिमोत्तान आसन लेट करके नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, योग रहस्य के लेखक कौन है? योग रहस्य के लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। नाथ मुनि योग रहस्य के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान है यम आपका, ठीक है, यम पहला है, नियम दूसरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आसन तीसरा है आपका। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया था, आपके शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, क्या क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, ये 8 होते हैं। पहले नंबर पर यम, दूसरे पर नियम, तीसरे पे आसन, चौथे पे प्राणायाम, पांचवें प्रत्याहार, छठवें पे धारणा, सातवें पे ध्यान और आठवें पे समाधि। ये बात ध्यान रखियो। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान आपका होता है यम। अगला प्रश्न है, योग का प्रकार निम्नलिखित में से क्या नहीं है? योग का प्रकार निम्नलिखित में से क्या नहीं है? समय योग योग का प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमर के दर्द के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी आसन है? कमर के दर्द के लिए उपयोगी आसन है भुजंगासन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है, सर्प मुद्रा। अगला प्रश्न है, पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? बताएं, पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? देखिए, मत्स्य आसन, मयूर आसन और हलासन, ये तीनों आसन पुरानी कब्ज के उपचार के लिए उपयोगी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? पाइल्स के उपचार के लिए गोमुखासन किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? मोटापा कम करने के लिए मयूर आसन और धनुरासन, ये दोनों उपयोगी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है भैया? तो शवासन और सिद्धासन, ये दोनों आसन हृदय रोगियों के लिए लाभदायक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, ताकत व दमखम का योग कहलाता है? ताकत और दमखम का योग कहलाता है शक्ति
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुक्कुटासन नाम को बताएं, कुक्कुटासन का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो मुर्गी के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मकरासन है एक, मकरासन जो है एक विश्राम आसन होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योग आसनों का राजा कौन है? योग आसनों का राजा शीर्षासन को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, योगासन का मतलब क्या होता है? बताएं, योगासन का क्या मतलब होता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योगासन का क्या मतलब होता है? योगासन का मतलब होता है देखिए, योगासन का क्या मतलब होता है? शक्ति और अवस्था, बिल्कुल इसका दोनों करेक्ट आंसर हो, शक्ति और अवस्था दोनों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन कौन सा है? किसी भी आसन को करने के बाद में सबसे अंत में कौन सा आसन किया जाता है? तो सबसे अंत में जो आसन किया जाता है वो शवासन किया जाता है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़े होकर के कितने आसन किए जाते हैं? तो खड़े होकर के कई आसन, जैसे 15 आसन लगभग खड़े होकर के किए जाते हैं। अब आसनों में जो खड़े होकर के आसन किए जाते हैं उनके मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जो खड़े होकर के आसन किए जाते हैं उनमें आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, अर्धचंद्रासन हो गया, चक्रासन हो गया, पाद हस्तासन हो गया। तो ये सब कुछ आसन है जो खड़े होकर के किए जाते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? तो भ्रामरी जो है भ्रामरी प्राणायाम में ऐसा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भास्त्रिका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भास्त्रिका शब्द का अर्थ होता है धौंकनी। धौंकनी माने क्या होता है? सांस की प्रक्रिया जल्दी जल्दी करना ही धौंकनी या भास्त्रिका कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स जैसे रोगों का अंत होता है किस आसन से? सूर्यभेदी प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मूर्छा का क्या अर्थ होता है भैया? मूर्छा का अर्थ है बेहोशी होना, मूर्छा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सठमुखी मुद्रा किस प्राणायाम में पाई जाती है? सठमुखी मुद्रा मूर्छा प्राणायाम में पाई जाती है। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम जो है वो बैठ करके किया जाता है। ठीक है, सांस लेने की तकलीफ दूर होती है उज्जाई प्राणायाम से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। योग सूत्र के लेखक कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योग सूत्र के लेखक कौन है भैया? योग सूत्र के लेखक है महर्षि पतंजलि जी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग क्या है? योग एक साधना होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? तो 8 चरण बताए गए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? परहेज और बचाव से रिलेटेड होता है आपका योग प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को अपने बस में किया जाता है। अगला प्रश्न, यम यानी सामाजिक अनुशासन होता है। यम के नियम में क्या सम्मिलित है? तो सत्य, अहिंसा और आस्ते तीनों संकलित है। आस्ते माने होता है चोरी ना करना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताएं। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो युज धातु से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत में युज का क्या मतलब होता है? युज का मतलब होता है गठबंधन करना, जोड़ना, अपने ध्यान केंद्रित करना। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? योग जो होता है मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस प्रकार मतलब कि किस योग पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रियों को बस में रखने वाला योग कौन सा होता है? इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले योग के चरण को प्रत्याहार कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा योग का प्रकार नहीं है इनमें से? देखें, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग योग के प्रकार हैं। काल योग कोई योग नहीं होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? 12 स्थितियां हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है? रक्त शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है? तो कुक्कुट आसन जो होता है ये रक्त शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक करता है कौन? नाड़ियों को ठीक करके मतलब नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है भ्रामरी प्राणायाम, ऐसा करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? बैठ कर इनमें से वज्रासन किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अष्टांग योग में धारणा का कौन सा स्थान है? तो अष्टांग योग में धारणा का स्थान 7वां हो सकता है, छठवां या 7वां, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अगर छठा दिया जाएगा तो छठा लगा देंगे, 7वां है तो 7वां ही लगा देंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, योग निम्नलिखित में से योग के लिए मतलब योग निम्नलिखित के लिए लाभप्रद है।
मस्तिष्क के लिए भी, शरीर के लिए भी और खेल क्रियाओं के लिए भी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न है मनोरंजन की प्रक्रिया से मिलती है। मनोरंजन की प्रक्रिया से क्या मिलती है भैया? खुशी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन से व्यक्ति को अशांति और अप्रसन्नता प्राप्त होती है, यह कथन कैसा है? तो मनोरंजन से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अशांति माने आ माने नहीं, आ माने नहीं, तो आ इसमें ले जाना है, प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है, अशांति नहीं प्राप्त होती, क्या मनोरंजन से प्राप्त होती, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। यानी मनोरंजन से व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है, अशांति और अप्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मनोरंजन का कौन सा प्रकार नहीं है, बताएं। मनोरंजन का कौन सा प्रकार नहीं है? औद्योगिक मनोरंजन होता है, व्यवसायिक मनोरंजन भी होता है, सामुदायिक भी होता है, आर्थिक नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। खिलाड़ी थकान दूर करता है। खिलाड़ी जो होता है थकान कैसे दूर करता है? अधिक परिश्रम से। खिलाड़ी थकान दूर करता है किससे? अधिक परिश्रम से नहीं, स्वादिष्ट खान पान से भी थकान नहीं दूर होती, मनोरंजन से थकान दूर होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोरंजन की आवश्यकता है, बताएं। मनोरंजन की आवश्यकता क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मनोरंजन की आवश्यकता होती है समय के सदुपयोग के लिए और सामाजिक विकास में, दोनों के लिए आवश्यकता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन से संबंधित क्रियाएं हैं, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन से संबंधित क्रियाएं हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मनोरंजन से संबंधित क्रियाओं में लघु लेख, परिभ्रमण, सांस्कृतिक क्रियाएं, ये सब शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन का साधन है लोक नृत्य, खेल और संगीत तीनों, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मनोरंजन हमें देता है। मनोरंजन हमें क्या देता है भैया? सामाजिक समानता देता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मानसिक क्षमता में वृद्धि भी होती है, ये सभी वृद्धि होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है, बताएं। स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जीव शास्त्रीय यानी जैविक, आर्थिक और शारीरिक, सामाजिक, ये सभी कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन का महत्व है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मनोरंजन का महत्व क्या है? अच्छी आदतें, बिल्कुल, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, ये सब मनोरंजन के महत्व हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खेल तथा मनोरंजन के पारस्परिक संबंधों के विषय में सर्वाधिक मतलब कि जो है सर्वाधिक सही क्या है इनमें से? देखिए, दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, खेल और मनोरंजन, जो समय और स्थान द्वारा सीमित होती हैं, बिल्कुल ये कथन सही है, ठीक है। दोनों अनिवार्य रूप से अनुपयोगी नहीं होती है, गलत है। दोनों का संबंध फालतू समय के सदुपयोग से है, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका। दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं जो समय और स्थान द्वारा सीमित होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोरंजन का प्रभाव मन और शरीर को तरोताजा करने के वाला होता है। मनोरंजन का प्रभाव मन और शरीर दोनों को तरोताजा करने वाला होता है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था एडवर्ड्स ने, मतलब एडवर्ड्स ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मनोरंजन एक गैर उपयोगी उत्पाद है, कथन किसका है? तो मनोरंजन एक गैर उपयोगी उत्पाद है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन गतिविधियों की प्रकृति रचनात्मक होती है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति रचनात्मक होती, क्रिएटिव होती, बिल्कुल होती है, सत्य कथन है ये, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को सामान्यतया किस आसन में दिखाया गया है, बताएं। महात्मा बुद्ध को मैंने आपको बताया था पद्मासन में दिखाया गया है, पद्मासन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मासन शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? देखिए, कर्म योग पर, ज्ञान योग पर, लेकिन हठ योग पर नहीं दिया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और अगर यहाँ पर भक्ति योग होता तो हम इन सभी लगा देते, लेकिन यहाँ पर चूंकि हठ योग है तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे कर्म योग, जो अगर ज्ञान योग और कर्म योग में से दोनों में से आपको चूज करना है तो आप हमेशा कर्म योग को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो कर्म योग पर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, युनजते शब्द का प्रयोग, युनजते शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखेंगे। भगवत गीता में वर्णन है किसका? देखिए, अभी यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, भगवत गीता में किसका वर्णन है? कर्म योग का तो है ही, लेकिन भक्ति योग और ज्ञान योग का भी है, और अगर ऑप्शन में डी दिया है ये सभी, तो ये सभी आपका लग जाएगा, डी ऑप्शन। लेकिन अगर हठ योग होगा तो नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है?
योग सूत्र के रचनाकार है महर्षि पतंजलि, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हठ योग का विकास कब हुआ? हठ योग का विकास मध्यकाल में हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यानमग्न रहना, यह कथन किसका है? तो यह कथन महर्षि पतंजलि का है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग जो है पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग है। योग पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा किसने दी है योग की? भगवान मतलब श्री कृष्ण ने दी है भगवत गीता में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, कौन कौन से? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, फिर उसके बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, योग से किन किन शक्तियों का विकास होता है? योग से किन किन शक्तियों का विकास होता है? तो मानसिक, शारीरिक और गुप्त, इन तीनों शक्तियों का विकास होता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है? बताएं, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है भैया? नैतिक और सामाजिक दोनों आदर्श महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों आधार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? तो यौगिक एनिमा के नाम से बस्ती क्रिया को जानते हैं। अगला प्रश्न, योग नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो योग नगरी ऋषिकेश को कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके अलावा और मैं बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू।